अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायो मेंटोरिक्स और हम फर्स्ट ईयर का जो न्यू बुक है उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पहला चैप्टर है। टॉपिक हमारा 1.1 है और आज हम पढ़ने लगे हैं डोमेन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के रिलेटेड हमारी बुक में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम साथ साथ जो है बुक में डायग्राम नहीं है इसकी, हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे और साथ साथ जो हम उनके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज है वो है उसका सेल स्ट्रक्चर। नंबर वन थिंग इज सेल स्ट्रक्चर। कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि हमारे प्लांट्स का या यूकैरियोट्स में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके सेल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इसको ड्रा करते हैं, इसका सेल स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पे अगर ये जो हमने ड्रॉ की है ये हमारे पास अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल जहां पे पड़ा होता है ना उस जगह को हम एक अलग से जगह बनी हुई है, सेंटर में हो सकता है, थोड़ी साइड पे हो सकता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो ये फिलहाल हम इसके एक एक स्ट्रक्चर करके ड्रॉ करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आता है सेल वॉल का। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसा यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग। तो अब हम आते हैं सेल वॉल के ऊपर। तो इसके इर्द गिर्द अजाफी एक सेल वॉल है। सेल वॉल की भी दो टाइप्स हैं बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई जी सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल इसकी किससे बनी हुई होती है? इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया, पेप्टिडो ग्लाइकन की। और पेप्टिडो ग्लाइकन क्या चीज है? पेप्टिडो ग्लाइकन इट इज अ पॉलीमर ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ओके, इसके आगे हम आप बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल की। अच्छा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो होता है सर्कुलर क्रोमोसोम। मींस कि उसका कोई एंड नहीं है, वो ओवरऑल स्टार्ट से लेके आखिर तक घूम फिर के वो आप उसी कॉर्नर पे दोबारा आ जाएंगे। तो वो कौन सा क्रोमोसोम है? इसका सर्कुलर क्रोमोसोम है। तो ये सेल के जिस पार्ट के अंदर पड़ा होता है, मिसाल के तौर पे अगर ये हम इसका सर्कुलर क्रोमोसोम ले लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड है, डीएस लिख देता हूं, डीएस से डबल स्टैंडर्ड है। और साथ क्या है इसका? जीनोम डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर क्रोमोसोम। इस ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हमारे पास सबसे पहली बात ये क्या चीज है? ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, या अगर आप इसको सिंपल अल्फाज में कह दें तो आप इसको जीनोम कह दें। और ये जिस जगह पे पड़ा हुआ है इस जगह को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसका न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ है, लेकिन जिस जगह पे पड़ा हुआ हम उस जगह को क्या कह देते हैं? न्यूक्लियाइड। और ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास थी सेल वॉल। और ये ब्लैक वाली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ना एक न्यू थिंग है, एक बिल्कुल नई चीज, वो है प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया में होता है, कुछ फंजाई में जिस तरह यीस्ट है उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। क्या है ये भी ना, इसको अगर मैं लिखूं यहां पे तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और ये भी सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएस लिख रहा हूं।
अब इसको हम अगर इधर ड्रॉ करते हैं, अच्छा इसका ना साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रॉपर सर्कल बना रहा होता है, तो इसका प्रॉपर सर्कल है। और इसके जो है डबल स्टैंडर्ड है, तो इसको अगर मैं यहां पे लिख दूं तो ये क्या है जी, ये हमारे पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड करता क्या है, प्लाज्मिड जो है ना ये वैरायटी बनाता है, डाइवर्सिटी बनाता है बैक्टीरिया की। ये मजीद करैक्टर देता है किसको, बैक्टीरिया को। मिसाल के तौर पे कि एक बैक्टीरिया है वो किसी एक चीज की डाइजेशन नहीं कर सकता, इसके पास वो जीनोम नहीं है कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस दें कि आपने उसको किस तरह से डाइजेस्ट करना है, तो ये उसको देगा इंफॉर्मेशन। यानी कि ये एक्स्ट्रा है। ये कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। अगर इसको हम निकाल भी देते हैं तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, बैक्टीरिया लाइव रहेगा, बैक्टीरिया इसकी बेस पे चल रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, बैक्टीरिया को बेनिफिट्स दे रहा है। कौन, प्लाज्मिड। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इस जो हमारा असल क्रोमोसोमल डीएनए है उससे एक्स्ट्रा है, इसको हम क्या कहते हैं जी, हम इसको प्लाज्मिड कहते हैं। उसके बाद एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं फ्लैजेला। अब फ्लैजेला क्या है, ये लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर। हेल्प किसमें करता है, मूवमेंट में। मैं यहां पे आपको ड्रॉ करवा देता हूं। यहां पे अगर हम इसको इधर ड्रॉ करें, ये उसकी डीपनेस होती है सेल मेम्ब्रेन तक, और ये एक हमारे पास फ्लैजेला होता है। अच्छा एक भी होता है, दोनों साइड पे भी हो सकता है, पूरी की पूरी हमारे पास सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। ये अलग टाइप्स हैं, ये आप जो है ना किंगडम मोनेरा वाला जो चैप्टर है ना उसके अंदर पढ़ेंगे। तो फ्लैजेला करता क्या है, ये वाइप करता है, वाइप करके जो बैक्टीरिया है उसको किस चीज में हेल्प करेगा, उसको हेल्प करेगा मूवमेंट के अंदर। किस चीज के अंदर, मूवमेंट के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा रोल हमारे पास मूवमेंट ही है कि ये बैक्टीरिया को मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। या आमतौर पर उन बैक्टीरिया के अंदर होता है जो यानी कि मूव करते हैं, जो किसी सर्फ के साथ अटैच रहते हैं, उनके अंदर नहीं होता, सबके अंदर नहीं होगा, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये हमारे पास है फ्लैजेला। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं पिलाई। पिलाई से पहले ना हम एक चीज आपको डिफाइन कर देते हैं, वो मैं इधर लिख रहा हूं, पिलाई को हम बाद में डिफाइन करते हैं। वो है इसकी रिप्रोडक्शन। तो ये सिंपली बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। एक सेल है, दो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। अब हम आते हैं पिलाई पे। पिलाई जो है ना ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, शॉर्ट है, हेयर लाइक है स्ट्रक्चर। काम क्या है इनका, इनका काम दो काम है जी इनके। पहला काम अटैचमेंट, दूसरा काम जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। अब यहां पे अगर हम पिलाई को ड्रॉ करें तो ये है जी पिलाई। ये पूरी की पूरी हमारे सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे बैक्टीरिया की। ये होलो होते हैं, खाली होते हैं। इनका असल में काम क्या है, सबसे पहली चीज तो इनका काम, अच्छा इनको पिलाई को हम फिम्बरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी, ये दोनों इनके ही नाम है। एक काम क्या है अटैचमेंट, कि ये सरफेस के साथ जाके इस बैक्टीरिया को अटैच करवा देंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह है वहां पे न्यूट्रिशन ज्यादा है जो बैक्टीरिया को चाहिए, तो सर बैक्टीरिया क्या चाहेगा कि वहां पे रहे, तो इसको क्या करवा के रखेंगे, उधर अटैच करवा के रखेंगे। दूसरा, ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से भी अटैच करवाता है। अटैचमेंट आ गई। उसके बाद ये होलो है, खाली है, ये चैनल क्रिएट करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में, जिसके थ्रू ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया है जिसके पास किसी खास चीज को डिकम्पोज करने का, उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम मौजूद है इस प्लाज्मिड के अंदर, एंजाइम से मुराद इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। ये चाहता है कि बाकी बैक्टीरिया को भी मिल जाए, या बाकी बैक्टीरिया चाहते हैं कि उनको भी मिल जाए, तो ये क्या करेंगे, करीब आएंगे,
इनकी फिमरी आपस में अटैच होंगी। फिमरी जब अटैच होंगी, दोनों होलों हैं, एक चैनल क्रिएट होगा इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान, और उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। और यहां से जो है प्लाज्मिड जो है, यहां से ये अपना प्लाज्मिड नहीं देगा, ये वाला प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा और नया प्लाज्मिड जो उसको भी दे दिया जाएगा, और वो भी इस चीज से फायदा उठाएगा। ये किसका रोल है? इलाई और फिमरी का अटैचमेंट और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया जा रहा है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये अभी तक हमने ये 6 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए, और ये 7वां जो है इसका प्रोसेस है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। 8वीं चीज की बात करते हैं, वो है इसका शेप। बैक्टीरिया जो है ना 2-3 शेप्स के अंदर पाया जाता है, बल्कि 4 से 5 शेप्स, और भी कुछ एक्सेप्शनल केस है। जो कॉमन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास शेप है कोकाई, फिर हमारे पास है बेसिलाई, फिर हमारे पास है स्पाइरिला, और फिर हमारे पास है विब्रियो। ये 4 शेप्स हैं हमारे पास, 1 2 3 और 1 4। कोकाई को अगर आप देखें ना, तो ये हमारे पास राउंड है, राउंड शेप है, गोल। बेसिलस को अगर आप देखें तो ये रॉड है, जिस तरह का हमने अभी ये आपके सामने ड्रॉ किया हुआ। स्पाइरल को देखें तो ये स्पाइरल शेप है। विब्रियो को देखें तो ये कोमा शेप है। ये हमारे पास 4 मेन शेप्स थी। इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और बयान हुई है बुक के अंदर, वो हम अभी जो अगली हेडिंग के अंदर वो देख लेते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं इनकी अरेंजमेंट के ऊपर, जो हमारी 9th हेडिंग है, अरेंजमेंट। अच्छा, ये शेप्स अभी हमने बयान किया ना, इसकी ये 2 आगे अभी हम डिफाइन करने लगे इनको काफी ज्यादा। ये शेप्स जो है ना, इनको हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या थी? मॉर्फोलॉजी थी ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी आ गई इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक, शेप से रिलेटेड। अब जो है ना हमारे पास अरेंजमेंट्स, ये हमारे पास 2-3 है। ये जो कोकाई है ना, कोकाई, अगर तो ये 2 एक साथ जुड़े हुए हैं तो इनको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई। ओके, डिप्लोकोकाई। और अगर ये एक चेन बना रहे हैं, ये लॉन्ग चेन है चलती जा रही है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर ये अजीब सी अरेंजमेंट बना रहे हैं, ना कोई चेन है ना कुछ और है, तो अब हम इसको कहेंगे स्टेफेलोकोकाई। स्टेफ कोकाई। ओके, ये तीनों रिलेटेड थी किससे? कोकाई से। बेसिलस के अंदर ऐसा नहीं होता, ना ही इसके अंदर स्टेफ होगा ना ही उसके अंदर स्ट्रेप्ट होगा। हाँ, ये हो सकता है, तो उसको फिर हम कह देते हैं डिप्लो बेसिलाई। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट थी किसकी? बैक्टीरिया की। उसके बाद हम आते हैं इसके न्यूट्रिशन के ऊपर, कि ये न्यूट्रिशन कैसे हासिल करता है, इसका क्या तरीका है, कि ये किस तरह से चीज को अपने जो है ना सर्वाइवल के लिए यूज करेगा। तो वो 2 तरीके हैं। ये ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रोफ्स कौन होते थे? कि जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। तो अगर मैं सिंपल ये कहूं कि वो बैक्टीरिया जो फोटो सिंथेटिक हैं, वो कौन है? वो ऑटोट्रोफ्स हैं। और वो बैक्टीरिया के जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते, वो बाहर से चीज को, या तो वो चीज को अपने अंदर लेके जाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, और उसके बाद उसको जो है वो डाइजेस्ट करेंगे, तो वो हेट्रोट्रोफ्स हैं। इसके अंदर हमारे पास जो बुक ने एग्जांपल दी हुई है, वो हमारे पास डीकंपोजर बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो 11th है ना अब हमारे पास, वो है रेस्पिरेशन। क्या तरीके हैं इसके अपनी फूड को ब्रेक डाउन करने के? तो हमारे पास यहां पे हमारे पास ओब्लिगेट एरोब्स भी हैं। मैं भी डिफाइन करता हूं ये क्या होता है। ओब्लिगेट एनएरोब्स भी हैं हमारे पास,
फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हैं, हमारे पास माइक्रो एरोफाइल्स भी हैं, हमारे पास एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया भी हैं, और हमारे पास फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया भी मौजूद है। ऑब्लिगेट से मुराद होता है जो सिर्फ उसी चीज के ऊपर ही इन्हिसार कर सकता है, उसको कोई और चीज नहीं चाहिए, उसको वही चाहिए। तो एरोबिक वो होते हैं कि जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो वो बैक्टीरिया के जो सिर्फ ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन वैसे होती यही है कि ऑक्सीजन को यूज किया जाए, दूसरी तो फर्मेंटेशन होती है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स। जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रहते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये रहते ही उसकी गैर मौजूदगी में, अगर इसको आप ऑक्सीजन देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैकल्टेटिव एनारोब रहते ये एरोबिक कंडीशन में ही है, लेकिन अगर इनको एनारोबिक कंडीशन मिल जाए तो ये गुजारा कर जाते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स जो चाहते ही हैं कि इनको हवा कम मिले। उसके बाद हमारे पास एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया है, ये टी है, तो इसके अंदर ज्यादा जो एयर है उसको टॉलरेट करने वाले बैक्टीरिया, और आखिर पे फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया भी हमारे पास मौजूद हैं, और ज्यादातर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ना करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीम से मुराद होता है बहुत हाई कंडीशन, फाइल से मुराद हमने कल भी बात की थी लविंग, ठीक, एक्सट्रीमोफाइल्स। तो हमने कल जो है ना आर्किया से रिलेटेड भी यही बातें की थी ऑलमोस्ट। तो ये जो है ना साल्ट लविंग, एसिड लविंग और टेम्परेचर लविंग, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहते थे हेलोफाइल्स, इसको हम क्या कहते थे एसिडोफाइल्स, और इसको हम क्या कहते थे थर्मोफाइल्स। तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये तीनों जो कैटेगरीज मौजूद हैं। तो जो साल्ट के अंदर रह पाते हैं उनको टॉलरेट कर पाते हैं, तो वो हमारे पास हेलोफाइल्स हैं। जो एसिड के अंदर भी टॉलरेट कर जाते हैं, उसके अंदर भी ग्रो कर जाते हैं, अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, तो वो एसिडोफाइल्स हैं। और जो ज्यादा टेम्परेचर पे चल पाते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। उसके बाद हम करते हैं बात अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस। अगर आप लफ्ज पे गौर करें, ये जो पैथो है ना, पैथो इससे मुराद होता है डिजीज, और ये जेनेसिस है ना इससे मुराद होता है टू जनरेट, यानी कि बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं कि जो डिजीज कॉज करते हैं। हमारे पास जो है ना टीबी का जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो एंटेरिक यानी कि इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है टेटनस जो ब्रेन की बीमारी, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं कि जो पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं। पैथोजेनेसिस किस तरह से कॉज करते हैं, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर से प्रोड्यूस किए हैं और वो हमारे लिए जो है हार्मफुल है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। टॉक्सिन में ये फर्क है कि पॉइजन जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस नहीं किया होता, वो केमिकली प्रोड्यूस किया होता है लैब के अंदर, और जो टॉक्सिन्स हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किए हैं या बाहर कहीं प्रोड्यूस किए थे, हमने उसको खा लिया है, इंजेस्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास जो टॉक्सिन है ये बहुत खतरनाक डिजीज कॉज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, हमारे पास है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलाइनम, तो वो बोचुलिज्म काज करता है और उसके जो टॉक्सिन है वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो हमारे पास ये इसकी पैथोजेनेसिस आ गई, और आखिर पर जो है हमारे पास आएगी इसकी सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होती है, सिम्बायोसिस होती है रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। सिम्बायोसिस क्या है, रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, और एक है हमारे पास कोमेंसलिज्म। ये जो म्यूचुअलिज्म होता था इसके अंदर क्या होता था कि दोनों के दोनों जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है एक कोई और होगा, तो वो जो है ना हमारे पास दोनों को बेनिफिट हो रहा है, बोथ गेट बेनिफिट। और ये जो है इसमें
वन गेट बेनिफिट, और जो दूसरा है वो ना ही बेनिफिट हासिल कर रहा है और ना ही इसको कोई नुकसान हो रहा है। मिसाल ले लेते हैं, ये जो ऊपर वाला है म्यूचुअलिज्म, इसके अंदर जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स जो सीड वाले प्लांट्स होते हैं, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं और बैक्टीरिया उनके बदले में उनसे खुराक ले रहे होते हैं। इसी तरह जो कमेंसलिज्म है, इसके अंदर बैक्टीरिया मिसाल के तौर पे अगर किसी एक प्लांट के साथ अटैच है, उसको बेनिफिट नहीं दे रहे लेकिन उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं और वो बहुत माइनर सी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्लांट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या सिर्फ स्पेस ले रहे हैं, सिर्फ जगह ले रहे हैं, तो ये हमारे पास सिम्बायोसिस का रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास ही डोमेन बैक्टीरिया से रिलेटेड मेन बात है। अच्छा, इसके बाद ना डोमेन बैक्टीरिया के अंदर हम ना कुछ मेजर ग्रुप्स पढ़ लेते हैं। हमारी बुक में लिखे हुए हैं मेजर ग्रुप्स, हम उनकी डिटेल नहीं देखेंगे, सिर्फ बुक ने जो नाम बताए हुए हैं हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास है प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया वो कहता है ग्रुप है, और इसके अंदर जो उसने हमारी 3 बैक्टीरियल स्पीशीज के नाम लिखे हुए हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है एस्क्रीशिया कोलाई। अच्छा, बुक के अंदर ना उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने अगर बुक पे बोर्ड पे या हमने अपने रजिस्टर पे लिखना है तो हमने इसके नीचे क्या लगा देनी है, लाइन लगानी, क्योंकि ये क्या है, ये साइंटिफिक नेम्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये दूसरा है, और हमारे पास जो तीसरा है वो है राइजोबियम। तो ये 3 है जो उसने प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर हमें बुक के अंदर बताए हैं। इसमें से एटलीस्ट हमें 2 तो याद रहने चाहिए। जो सेकंड उसने बयान किया ना, वो है फिर्मिक्यूट्स। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सा उसने बयान किया है, तो इसके अंदर उसने हमें क्लोस्ट्रीडियम बताया है, उसके बाद उसने हमें बताया है बैसिलस सबटाइटस, और जो लास्ट उसने हमें बताया वो है लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारे पास जो है, ये सेकंड जो ग्रुप था बैक्टीरिया का, ये हमने देख लिया। थर्ड जो ग्रुप है हमारे पास वो है एक्टिनोबैक्टीरिया। इसके अंदर जो उसने हमें बताया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और उसने जो हमें बताया है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप है स्पाइरोचीड्स का, स्पाइरोकीड्स भी कहते हैं इनको। तो उसमें जो बैक्टीरिया हमारे पास लिखा हुआ है ना, ट्रैपोनीमा पैलिडम, तो हमारे पास ट्रैपोनीमा पैलिडम किसमें है, स्पाइरोकीड्स के अंदर है। उसके बाद हमारे पास है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया, तो इस ग्रुप के अंदर जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है हमारे पास, बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो है ट्रैपोनीमा स्पाइरुलम। उसके बाद जो हमारे पास सिक्स्थ ग्रुप है वो हमारे पास है एसिडोबैक्टीरिया। तो उसके अंदर हमारे पास सिंपल सा बिल्कुल इससे मिलता जुलता नेम है, वो है एसिडोबैक्टीरियम। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट सेवंथ ग्रुप है, हम उसको इधर लिख लेते हैं, सेवंथ ग्रुप वो है एक्वीफिसाई बैक्टीरिया। और इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो है एक्वीफैक्स पायरोफाइलस। तो ये हमारे पास 7 जो हैं ये मेजर ग्रुप से, ये हमारा डोमेन बैक्टीरिया पूरा होता है। एक लंबा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से बन सकता है। इसमें वो जो बैक्टीरिया के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे
तो वो अलग लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ये उम्मीद है कि ये जो 7 है ये भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि न्यू बुक है, प्रिडिक्शन कोई भी की जा सकती है। तो ये आप अलग से याद कीजिएगा, वो अलग से याद कीजिएगा, इकट्ठा भी आ सकता है। अगर इस पूरे डोमेन बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।